हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्रेशनिज़्म के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपके पेपर 1 का एग्ज़ाम 5 अगस्त को है और पेपर 1 में आपका 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप मैंने 4 ग्रुप आपका कंप्लीट करा दिया, जितने भी मेन क्वेश्चन थे और टारगेट क्वेश्चन थे वो सारे को। अब ये लास्ट ग्रुप बचा है जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन करवाना है, 4 टॉपिक को, जिसमें मैंने 2 टॉपिक करवा दिया है ऑलरेडी। पहला था एस्थेटिसिज्म, दूसरा था इमेजिज्म। अब ये तीसरा टॉपिक है इम्प्रेशनिज़्म। आज इसको कवर करते हैं और हो सकता है 9-10 बजे रात तक आपका ह्यूमनिज़्म का भी आ ही जाएगा। तो देखिए, इम्प्रेशनिज़्म इज़ अ लिटरेरी मूवमेंट, या एक लिटरेरी थ्योरी भी है। तो देखिए थ्योरी कैसे है, तो इमेजिज्म जैसी थ्योरी थी, जैसे एस्थेटिसिज्म एक थ्योरी है, इसी प्रकार इम्प्रेशनिज़्म भी एक थ्योरी है और ये एक मूवमेंट है, लिटरेरी मूवमेंट है। अब ये देखिए, लिटरेरी मूवमेंट से याद रखिएगा, ये आर्टिस्टिक मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब कला के क्षेत्र में ये आने वाले आर्टिस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन इंग्लिश लिटरेचर टुवर्ड्स द एंड द 90th सेंचुरी एंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये इम्प्रेशनिज्म का जो मूवमेंट आया था, कब आया था? टुवर्ड्स द एंड ऑफ 90th सेंचुरी, 90th सेंचुरी के एंड में और बिगिनिंग में अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए 90th सेंचुरी के 1890 के आसपास में और उसकी शुरुआत में 1910 के आसपास में ये मूवमेंट आया था, ऐसा समझ लीजिए। अब क्या है, दिस मूवमेंट वाज अ मैनली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच पेंटर्स। ये जो आया था, ये मूवमेंट किसकी वजह से, किससे इंस्पायर हो गया आया था? तो ये फ्रेंच पेंटर से। अब पेंटर्स कौन होते हैं? जो पेंटिंग वगैरह लिखते हैं ना, पेंटिंग वगैरह जो करते हैं उसके लिए। अब लाइक पेंटर, कौन पेंटर सब थे? तो उसमें सबसे पहला आता है विंसेंट वैन गोग का, और एक आता है ऑगस्टी रेनियोर का, ठीक है। ये दोनों पेंटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों पेंटर्स और इसके अलावा और पेंटर्स जो है फ्रेंच के, उससे इंस्पायर होकर ये मूवमेंट आया था। द इंग्लिश नॉवेलिस्ट अप्लाइड द फॉलो द स्टाइल ऑफ द फ्रेंच पेंटर्स। तो कोई क्या होने लगा कि वो पेंटर्स को देख के इंग्लिश नॉवेलिस्ट, जो नॉवेल वगैरह लिखते हैं इंग्लैंड के नॉवेलिस्ट वगैरह, तो वो क्या, इंग्लिश नॉवेलिस्ट क्या किए, उसके जो पेंटर्स की पेंटिंग के स्टाइल जो थे, उसको वो क्या करने लगे, उसको फॉलो करने लगे। कौन? इंग्लिश नॉवेलिस्ट। एज फार ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया इमोशन ऑफ द कंसर्न, मतलब उसके एक्सप्रेशन को, उसके स्टाइल को, उसके इमोशन को, सारे को सारे कितने आइडिया वगैरह को क्या किए, ये लोग कॉपी करने लगे। कौन? इंग्लिश नॉवेलिस्ट। और उसके स्टाइल को क्या करने लगे? फॉलो करने लगे। दे फॉलो द फिलोसफी ऑफ द फ्रेंच पेंटर्स राइटिंग नॉवेल। और ये क्या किए? फिलोसफी, मतलब फ्रेंच के जो पेंटर्स की फिलोसफी होती है, उस वो जैसे करते थे उसमें पेंटिंग में, उसके फिलोसफी को वो क्या किए? फॉलो करने लगे और अपने नॉवेल में उसे उतारने लगे। जो नॉवेल वगैरह लिखते हैं ना, उसमें वो अपने सारे के सारे आइडिया को, एक्सप्रेशन को, पेंटिंग के जो स्टाइल है, वो सारे के सारे चीज़ों को वो क्या करने लगे? अपने नॉवेल्स में उतारने लगे। अब इसके टर्म की बात करें तो देखिए, ये द टर्म वाज क्वाइंड बाय अ क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? फ्रेंच क्रिटिक। फ्रेंच के एक क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब होता है जो किसी वर्क पे अपना व्यू रखते हैं कि उसमें क्या खराबी है, क्या अच्छी है, ये सब के बारे में। तो उसमें क्या था? लुइस लेरॉय, ठीक है। तो लुइस लेरॉय नाम का एक क्रिटिक था, उसने अपनी पेंटिंग एक बनाई थी जिसका नाम था सोएल लेवेंट। ये पेंटिंग का नाम था, ठीक है। तो इस पेंटिंग में वो क्या किया? सबसे पहली बात, लुइस लेरॉय ने इस पेंटिंग बनाई थी इस नाम की। दिस पेंटिंग इज द फर्स्ट एग्जिबिटेड इन पेरिस इन 1874। और ये जो पेंटिंग थी, ये पहला ऐसा पेंटिंग थी जिसमें इम्प्रेशनिज्म देखने को मिला था। और ये पेंटिंग कब बनी थी, कभी दिखाया गया था लोगों के सामने? 1874 इन पेरिस, जो फ्रांस की जो राजधानी है ना पेरिस, उसमें 1874 में पहली बार देखा गया था इस पेंटिंग को, जिसमें इम्प्रेशनिज्म मतलब कूट कूट के भरा था, ऐसी चीज़ों। अब इम्प्रेशनिज्म में क्या होता है तो आगे बताते हैं, देखिए। इम्प्रेशनिज्म मीनिंग, उसकी मीनिंग की बात करें तो इम्प्रेशनिज्म का मतलब ऐसा समझ लीजिए, व्हेन, एक एग्जांपल है, व्हेन यू लुक एट ट्री एंड आफ्टर क्लोजिंग योर आइज यू स्टिल सी द सेम पिक्चर इन योर मेंटल आई। एक यहाँ पे एग्जांपल जोड़ा गया है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हेन यू लुक एट ट्री, आप एक, मान लीजिए ट्री को देखते हैं, एक पेड़ को देखते हैं, एंड आफ्टर क्लोजिंग योर आइज, और देखिए अच्छे से ट्री को देख लेते हैं, उसके बाद अपने आँखों को बंद करते हैं, और उसके बाद वो अपने उसको जो पेड़ वगैरह को जो देखे रहते हैं, उसको अपने अंदर देखने की, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, उसके पिक्चर को। तो क्या वो आपके मेंटल आइज में, मतलब अपने मेंटल आइज में आप उसको बनाने की, उसके इंप्रेशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा आपने रियलिटी में देखा होगा इससे पहले, वैसा ही सेम आपके माइंड में भी उसका इंप्रेशन बनेगा, सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन वो पूरा रियलिटी नहीं होगा, उसका इंप्रेशन आपके माइंड में बनता है।
तो उसी को बोला जाता है इम्प्रेशन। वो क्या बन रहा है आपका, किसी पेड़ का इम्प्रेशन बन रहा है आपके माइंड में, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। और उसी मूवमेंट स्टार्ट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। और ये जो इम्प्रेशन का जो मूवमेंट चला था ये कब स्टार्ट हुआ था, ड्यूरिंग विक्टोरियन एज उस वक्त चल रहा था। दिस मूवमेंट ओरिजिनेटेड विथ द ग्रुप ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी। और ये मूवमेंट ओरिजिनेट किसकी वजह से हुआ था, फ्रेंच के ग्रुप आर्टिस्ट, जो फ्रेंच के आर्टिस्ट जो थे, पेंटर वगैरह थे, उसके ग्रुप की वजह से 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इंप्रेशनिज्म क्या होता है, जब किसी का इंप्रेशन बनता है हमारे माइंड में, उसी का इंप्रेशनिज्म। हम इसके बारे में बताते हैं अच्छे से कि इसका मतलब क्या है इंप्रेशनिज्म का। तो देखिए, दिस पेंटर आर सर्टेन कंसर्न विद द ट्रांसिटरी इफेक्ट ऑफ लाइफ। देखिए, दिस पेंटर, वो जो पेंटर वगैरह थे वो क्या करते थे, इंप्रेशनिज्म क्या मतलब, उसका मतलब क्या है, तो ये पेंटर क्या करते थे, कंसर्न विद द ट्रांजिटरी इफेक्ट। वो क्या करते थे अपने वर्क में, जो कि उसकी पेंटिंग वगैरह होती थी, उसमें क्या डालते थे, ट्रांजिटरी इफेक्ट। मतलब एक ऐसा इफेक्ट जिसको हम देखें तो कुछ और लगता है, आप देखिएगा तो कुछ और लगेगा। और उसको देखते मतलब ऐसा समझिए कि उसको बार बार आप देखिएगा ना, तो उसका मतलब हर बार आपको नया नया लगेगा। जैसे कि आप लोग कुछ पेंटिंग वगैरह देखे होंगे मोबाइल वगैरह पे या फोटो वगैरह में, तो उसको बार बार देखिएगा तो उसमें कुछ नया नया लगता रहेगा, एक बार देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा बनाया जाता था। और उसके बाद क्या है, दे वांट टू प्रेजेंट द फ्लीटिंग इंप्रेशन। और वो कैसा इंप्रेशन डालना चाहते थे, फ्लीटिंग इंप्रेशन। ऐसा मतलब समझ लीजिए फ्लीटिंग इंप्रेशन का मतलब कि जब आप उस पेंटिंग को देखेंगे तो उस पेंटिंग का मतलब तो पहले समझ में नहीं आएगा, और समझ में भी आएगा तो एक बार आपको समझ में एक चीज़ आया तो दूसरे बार देखिएगा तो उसका मतलब कुछ और लगेगा। तो उसी को बोला जाता है फ्लीटिंग इंप्रेशन, जिसमें उसने कलर कम्बिनेशन जो की रहती है बहुत ही खतरनाक तरीके से की रहती है। वो ऐसा कलर कम्बिनेशन उसमें रहता है कि उसको बार बार देखिएगा, इधर से थोड़ा साइड करके देखिएगा तो अलग लगेगा, इधर से देखिएगा तो कुछ अलग लगेगा। तो ऐसा, और उसका मतलब बार बार अलग अलग निकलता रहता है। अब देखिए आगे क्या है, फ्रॉम अ सब्जेक्ट व्यू पॉइंट एंड लेटर दिस टर्म इज ओरिजिनेटेड इन लिटरेचर। अब देखिए, ये पेंटिंग के क्षेत्र में, ये कला के क्षेत्र में एक आया था, तब उसके बाद क्या किए, कुछ राइटर जो इंग्लैंड के थे, नोवेलिस्ट जो थे, वो कहाँ ओरिजिनेट किए, वो लिटरेचर में है, और उस लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। इसी ये जो तरीका था जिसमें मतलब कुछ और निकले बार बार पढ़ने पे, तो इसको इंग्लिश लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ओरिजिनेट किया गया। फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट आर नोन एज द इम्प्रेशनिस्ट। देखिए, और फ्रेंच सिम्बॉलिस्ट, जो फ्रेंच के सिम्बॉलिस्ट वगैरह, जैसे कि इमेजिज्म बनाए थे, इमेजिस्ट वगैरह थे ना, जो इमेज वगैरह जो माइंड में क्रिएट करते थे, तो उसी प्रकार जो राइटर वगैरह, जो पोएट वगैरह सिम्बॉल क्रिएट करते थे अपने पोएट्री के माध्यम से उसको बोला जाता है सिम्बॉलिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिम्बॉलिस्ट को भी बोला गया इम्प्रेशनिस्ट, मतलब इम्प्रेशनिज्म वाले को फॉलो करने को इम्प्रेशनिस्ट बोलते हैं। तो उसी प्रकार सिंबल का जो यूज़ करते थे जो पोएट वगैरह, उसको भी बोला गया इम्प्रेशनिस्ट, ठीक है। अब देखिए, जैसे इमेजिस्ट वगैरह जो यूज़ करते थे इमेजिज्म में, तो इमेजिस्ट वगैरह को वाले पोएट को भी बोला जाता है इम्प्रेशनिस्ट। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंबल वगैरह भी ऐसे यूज़ किया जाता था बहुत में कि उसका बार बार मतलब अलग निकलता था। और इमेज भी कभी कभी यूज़ किया जाता है, इमेजिज्म के जितने भी पोएट वगैरह रहे, उसके द्वारा भी ऐसी इमेज का क्रिएट करता था माइंड में, जिसका मतलब हम अगर पढ़े तो आप कुछ और निकलेगा, आप पढ़िएगा तो कुछ और निकलेगा। देखिए, ये सारे टॉपिक कुछ हार्ड है थोड़ा सा, क्योंकि आपके ग्रुप ए में सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक में से यही आपके ग्रुप ए का ही टॉपिक है, ठीक है, पूरे ग्रुप पेपर 1 का। तो इससे अच्छे से समझिएगा, और कोशिश करूँगा मैं अच्छे से समझाने की, थोड़ा सा हल्का लैंग्वेज में। तो इतना तो समझ गया। अब देखिए, इसको जो इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो सबसे पहला नाम क्या आता है, ऑस्कर विल्डे का और आर्थर साइमंस का, ठीक है। आर्थर साइमंड, ये दोनों क्या किए, इंग्लिश लिटरेचर में इसको इम्प्रेशनिस्ट को लाए, ठीक है। दिस हैज़ बिकम अ टेक्निक इन अ नॉवेल। और ये इंग्लिश लिटरेचर में किस टेक्निक में लाए, ये नॉवेल में इसको उतारे पहले, सबसे पहले बिकम अ टेक्निक इन अ नॉवेल। नॉवेल को ऐसे लिखा जाने लगा जिसमें एक बार पढ़ने पर तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा, दोबारा पढ़िएगा तो कुछ और निकलेगा, ठीक है। दिस इज द टेक्निक ऑफ कंसंट्रेट ऑन द इनर रियलिटी ऑफ मैन कैरेक्टर इज इन इम्पॉर्टेंट। देखिए, इस टेक्निक को जो नॉवेल में लाया गया, तो इसमें क्या है, इसमें किसी कैरेक्टर, मैन कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर। जैसे कि आप द रैप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे तो उसमें मैन कैरेक्टर कौन है, बेलिंडा, तो वो क्या है, उस पोएम की प्रोटोगनिस्ट है। अगर आप द ईव ऑफ सेंट एगिंस पढ़ेंगे तो उसमें कौन है मैन कैरेक्टर, मैडलिन, उसी को बोला जाता है प्रोटोगनिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या बोला जाता है, नॉवेल में क्या लिखा जाता है मैन कैरेक्टर को इम्प्रेशनिस्ट फॉर्म में, कि मैन कैरेक्टर का क्या करेगा, उसमें इनर रियलिटी का, उसके अंदर जो उसके माइंड में चल रहा है, उसके माइंड में जो कंसंट्रेट चल रहा है, जो उसके माइंड में जो बातें चल रही है,
उसकी टेक्निक को क्या करेगा, नॉवल अपने वर्क में उतारेगा। तो उसी प्रकार का नॉवल इसी प्रकार का लिखे जाने लगा, जिसमें वो समझने की कोशिश करेगा कि क्या हो सकता है उसके माइंड में ऐसा, और उसी वर्क को बोला जाता है इम्प्रेशनिज्म वर्क, ठीक है, इम्प्रेशनिस्ट वर्क। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या है, दीज आर टू टाइप ऑफ रियलिटी। रियलिटी भी होती है तो दो टाइप की होती है। इसमें सबसे पहला देखिए एक्सटर्नल रियलिटी होती है। अब एक्सटर्नल रियलिटी क्या होती है, तो विच वी रिसीव इन योर आइज, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं सामने, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रियलिटी। और उसके बाद है इंटरनल रियलिटी। क्या होती है, तो इंटरनल रियलिटी उसको बोलते हैं रिसीविंग द इम्प्रेशन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड वी हैव रिसीव राइटर डिपिक्ट्स नॉट द एक्सटर्नल रियलिटी बट द इम्प्रेशन ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब जो हम बाहरी चीज़ों को देखते हैं उसको तो बोलते हैं एक्सटर्नल रियलिटी, लेकिन बाहरी चीज़ मान लीजिए हम पेड़ को देखें और उसका जो हमारे पास इंप्रेशन बना अंदर में, और जब हम इंप्रेशन के माध्यम से लोगों को हम जो कुछ बताएंगे तो वो हमारी इनर रियलिटी से हम बता रहे हैं। तो इंप्रेशन जो अंदर में बनता है हमारे दिमाग में उसको बोलते हैं इंटरनल रियलिटी। तो इतना दोनों चीज़ समझ गए होंगे। अब देखिए इम्प्रेशनिज्म वर्क के, इम्प्रेशनिस्ट वर्क के मूवमेंट की कुछ ऐसी खासियत थी या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दीजिए, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसमें 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला है एम्बिगियस मीनिंग। एम्बिगियस मीनिंग का मतलब होता है टेक्स्ट है मल्टीपल मीनिंग। जो वो उसमें मान लीजिए जो उसमें टेक्स्ट लिखे जाएंगे नॉवेल वगैरह में, वो क्या उसमें जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे उसका मल्टीपल मीनिंग रहेगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एम्बिगियस मीनिंग। अब उसके बाद क्या है, इट डज नॉट वन सिंगल मीनिंग, जिसके पास सिंगल मीनिंग ना हो। इट कन्फ्यूज द रीडर्स वाई देयर इज नॉट वन सिंगल मीनिंग, मोर स्कोप ऑफ थिंकिंग जजिंग एंड इट ऑफ द रीडर ऑफ द ड्रॉन ऑन कंक्लूजन। देखिए इसमें सिंगल मीनिंग तो पहली बात निकलेगा नहीं, और ये क्या करता है, कंफ्यूज करता है रीडर्स को। किसको, रीडर्स को। वाई देयर इज नॉट वन सिंगल मीनिंग, अपने सिंगल मीनिंग ना डाल के। मोर स्कोप ऑफ थिंकिंग एंड जजिंग, और क्या करेगा, उसको स्कोप देगा, रीडर्स को क्या करेगा, स्कोप देगा, किस चीज़ के लिए, थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए और जज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीडर्स, और ताकि वो रीडर क्या करे, अपने माइंड में ड्रॉ करे किस चीज़ को, अपने कंक्लूजन को उस वक्त के, तो उसके लिए कंक्लूजन अलग हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कुछ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अगर, और आप पढ़िएगा, तो आपके लिए कंक्लूजन अलग होगा पढ़ के, आप कंफ्यूज होकर कुछ और सोचेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमारा कंक्लूजन अलग होगा। तो इस प्रकार के वर्क लिखे जाने लगे, ठीक है, और उसी वर्क को बोला जाता है इम्प्रेशनिस्ट वर्क, ठीक है। अब क्या है, इट इज लेफ्ट द रीडर्स टू डिसाइड द मीनिंग कैन बी, और ये इसका जो मीनिंग छोड़ दिया जाता है, इसके मीनिंग को किसके, रीडर्स पे, कि वो डिसाइड कीजिए, ठीक है। अब इसकी देखिए दूसरी खासियत की बात करें तो इसमें देखिए इसमें है दूसरा में पर्सनल और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और ये इम्प्रेशनिस्टिक मूवमेंट की सबसे बड़ी बात थी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसमें। पहला तो आपको बता दिया, दूसरा में था पर्सनल और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को बोला जाता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए और क्या है, ऑथर ट्राइज टू एक्सप्रेस हिज ऑन पॉइंट व्यू अबाउट द लाइफ वॉट एवर ही ऑब्जर्व। देखिए ऑथर क्या करते थे, ट्राई करते थे किस चीज़ को, एक्सप्रेस ऑन द ऑन पॉइंट द व्यू ऑफ द लाइट, जो मतलब लाइफ के बारे में वो जो कुछ देखते थे उसको पहले ऑब्जर्व करते थे, और उसी बेसिस पे क्या करते थे, ऑथर लिखते थे। उसी को बोलते हैं पर्सनल या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन द अपोज ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ में क्लियर एंड कट बातें हैं, मतलब एकदम परफेक्ट बातें की जाती है, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, ऑथर पहले ऑब्जर्व करेगा किसी चीज़ पर और तब वो उसके बारे में बताएगा, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इसमें तीसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, डिपिक्शन ऑफ इमोशन एंड सेंसेशन। इमोशन एंड सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब है कि 5 जो सेंसेस है उसके बेसिस पे। तो देखिए पहले क्या बोला जा रहा है, द डिपिक्स थिंग through what they seen, थ्रू वॉट दे हैव एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। जो भी है जितने भी ऑथर वगैरह थे इसके, वो क्या करते थे, पहले तो एक्सपीरियंस अपने लाइफ के बारे में करते थे, उसके बारे में जिसके बारे में वो लिखना चाहते हैं। लेस इंटरेस्टेड द डिपिक्टिंग द थिंग वॉट दे हैव सीन थ्रू देयर आइज, और जो कि वो अपने आँख से जिस चीज़ को देखते थे पहले उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस करते थे, उसका इम्प्रेशन अपने दिमाग में बनाते थे, ठीक है। दे फर्स्ट सी द अपॉन देयर एक्सपीरियंस दे फ्रॉम देयर ऑन इम्प्रेशन, और उसके इम्प्रेशन से जो बनता था, उसमें जो कंक्लूजन बनता था, उसके बारे में जो पता लगता था, उसके बारे में जो वो साइकोलॉजिकल सोचते थे, उस पर वो क्या करते थे, अपने वर्क को लिखते थे। इसमें कोई क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं किया जाता था। अब क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है कि जितने भी चीज़ हम लोग सोचते हैं वो एक ऑर्डर मैनर में होता है।
तो चलिए आगे बताते हैं। जैसे चौथा है, तो देयर इज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इसमें कोई यूनिटी और पैलेस या एक्शन का ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, बिकॉज इट इज़ साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन। इसमें जितने भी चीज़ें लिखी जाती थी वो क्या है, साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन में लिखी जाती थी, जिसमें यूनिटी, टाइम और प्लेस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। मतलब कि जो हम अपने माइंड में सोचते हैं ना, वो नॉट हैपन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। कोई भी हम चीज़ सोचते हैं तो वो हम अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं सोचते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह से उठे, फिर खाना वाना खाए, फिर जाए, फिर यहाँ जाना वहाँ जाना, तो वो प्रॉपर ऑर्डर में हो गया। लेकिन इसमें जो क्रोनोलॉजी में क्या होता है, नो क्रोनोलॉजी का मतलब यही है कि जो वर्क लिखे जाते थे वो क्या प्रॉपर ऑर्डर में, उसमें जितने भी माइंड में आती थी ना बातें, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आती थी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता था। अब दिस राइटर्स इन अ एक्चुअल सेंस what is the depict the psychology of human mind, they that's why the violate of the unity of time, place and things। सेम टू सेम वही बातें हैं कि जब इसमें यूनिटी, टाइम और पैलेस का ख्याल नहीं रखा जाता था, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्या होता है कि माइंड में जितने भी चीज़ें होती है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आती है। अब देखिए, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर वगैरह रहे इम्प्रेशनिस्ट लिटरेचर में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला है जोसेफ कर्नोड के बारे में, जो कि लिखे थे हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि दिल्ली का जो है बीए में है, इसका ये सिलेबस में भी है उसमें। और उसके बाद जेम्स जॉयस का है, तो ये अलीनेस लिखी थी। अलीने इस्लाम का एक वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ आर्टिस्ट ऑफ अ यंग मैन। उसके बाद हेनरी जेम्स, जो कि अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और लिखी थी। उसके बाद है चार्लेस बॉडिलेयर, जो कि लिखा हुआ था, जिसके द्वारा द फ्लावर ऑफ इविल। और उसके बाद ये चारों एग्जाम्पल है, जो द एबव ऑल एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रेशनिस्ट लिटरेचर। ये चारों एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इम्प्रेशनिस्ट लिटरेचर के, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ बातें अगर मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार देख लीजिए, और नहीं याद में, और इसके अलावा भी नहीं याद है, अगर समझ में आता है तो कोशिश करिए कि उसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसको डिटेल में और नहीं अभी चर्चा कर सकते, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपको पूरा अच्छे से बताने का, या बार बार इसी का पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड ला के अच्छे से समझाने का। इसलिए मैंने जल्दी हुआ है तो इसलिए समझा दिया हूँ। अब कोशिश कीजिए कि इसको जल्दी से कवर कर लीजिए, इसके मेन पॉइंट को अच्छे से नोट करके इस पर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी मेन पॉइंट है याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। इसका एक और आएगा ह्यूमनिज्म, उसको अच्छे से कवर करके आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अपने जितना भी बचा हुआ सिलेबस आपका, जो कि टारगेट बैच का है, उसको भी कवर कर लीजिए जल्दी से।